आज के इस वीडियो में सामान्य ज्ञान का 45वां भाग लेकर आ रहे हैं और जहां पर हम अति महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करते हैं जो कि आगामी आपके किसी भी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का पीडीएफ तो आप डाउनलोड कर पाएंगे। उसके लिए आपको ये वाला ऐप डाउनलोड करना होगा। डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करें। यहाँ पर एक क्वेश्चन और 4 विकल्प आपको दिखेगा। कुल मिलाकर इस वीडियो में 25 क्वेश्चन आएंगे। आपको अपना उत्तर बताने के लिए 2 सेकंड मिलेगा। क्वेश्चन है कि भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है, ये है आपके विकल्प। और ये क्वेश्चन देखिए कितने बार एसएससी में पूछा गया है। ये केवल एसएससी है, इसके अलावा भी कई बार पूछा जा चुका है। यहाँ पर देखिए मुख्य विधि अधिकारी मतलब कि ऐसा अधिकारी जो कि विधि वाला हो। विधि मतलब कि कानून के लिए जो सरकार का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, ये कौन होता है? ये होता है भारत का महान्यायवादी। देखिए महान्यायवादी के बारे में ये कहा गया है कि महान्यायवादी भारत का प्रथम विधि अधिकारी होगा और आर्टिकल 76, 88 और इसके अलावा 105 के चौथे भाग में इसके बारे में चर्चा की गई है। इसके बारे में ये भी बताया गया है कि ये किसी भी संसद का मतलब कि संसद में 2 सेशन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। इनमें से किसी का मेंबर नहीं है, फिर भी इसके किसी भी सेशन में यह बैठ सकता है, अपना विचार रख सकता है। अगला है कि लोकसभा में चुनाव के लिए पात्र होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपकी उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए, बताइए। ये सारे आपके विकल्प हैं। सही उत्तर होगा 25 साल। 25 साल मतलब कि लोकसभा, और राज्यसभा के लिए 30 साल। ठीक है, तो ये है आपके दोनों, लोकसभा और ये राज्यसभा। राज्यपाल के लिए बताइए। राज्यपाल के लिए तो राज्यपाल के लिए 35 साल। राष्ट्रपति के लिए बताइए। राष्ट्रपति के लिए भी 35 साल। अगला क्वेश्चन है कि प्राक्कलन समिति के सदस्य कैसे चुने जाते हैं। प्राक्कलन समिति के सदस्य आपको बताना है। देखिए प्राक्कलन समिति में 30 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं और कोई मंत्री इसका सदस्य नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो चुने जाते हैं ये केवल और केवल लोकसभा से चुने जाते हैं। प्राक्कलन समिति में अधिकतम 30 लोग हो सकते हैं। कोई मंत्री बन गया तो वो इस समिति में नहीं जाएगा। ये क्वेश्चन एसएससी में इतने बार पूछा जा चुका है। इसका पहला वाला विकल्प सही होगा। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है किसके द्वारा, बताइए। देखिए ये हो गया लोकसभा। लगभग 550 लोग चुन करके आ सकते हैं, मैक्सिमम 552 लोग 2026 तक। ठीक है, अब यहाँ पे 550 लोग, जब मतदान होता है हर 5 साल पे तो 550 लोग चुन करके आ जाते हैं। अब यहाँ पे जो चेयर होती है जिसको हम अध्यक्ष बोल रहे हैं, स्पीकर बोल रहे हैं, तो राष्ट्रपति देखता है कि इसमें से 550 लोगों में से कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि अधिकतम बार चुन करके आया है। हालांकि ये जरूरी नहीं है, राष्ट्रपति किसी को भी यहाँ पे बैठा सकता है बिना चुने हुए। ठीक है, ये व्यक्ति यहाँ बैठ जाएंगे और इनको जो शपथ होगी, इनको शपथ दिलवाएंगे राष्ट्रपति। जब ये शपथ ले लेंगे तो यहाँ पे बैठ जाएंगे और ये क्या करेंगे कि जो 549 लोग बच गए इनको शपथ दिलवाएंगे। सभी लोग अब शपथ ले चुके हैं, लेकिन जो चेयर पे कौन बैठे हैं, चेयर पर एक दूसरे वाले पर्सन बैठे हैं जिनको राष्ट्रपति ने बैठा दिया था। अब होगा क्या कि इन 550 लोगों का चुनाव होगा और जिस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा वही बनेगा लोकसभा का अध्यक्ष, जिसको हम स्पीकर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। अगला है कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है। अगर हम लोकसभा की बात करें, वैसे आप देखेंगे तो ये जो वीडियो हम कवर कर रहे हैं ये चैप्टर वाइज है। इससे पहले हम राष्ट्रपति, उससे पहले प्रधानमंत्री और अब हम लोकसभा को देख रहे हैं। तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 5 साल। ये पूछा गया है कि अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है तो इसका कार्यकाल कितना होगा प्रधानमंत्री का। तो प्रधानमंत्री का कोई कार्यकाल नहीं होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री तब तक प्रधानमंत्री है जब तक उसके पास बहुमत है लोकसभा और राज्यसभा में। तो अगर उसके पास बहुमत है लोकसभा में तब वो प्रधानमंत्री है। अगर बहुमत खत्म हो जाएगी तो उस दिन वो प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। हालांकि प्रधानमंत्री एक सांसद होते हैं, तो सांसद जो चुना जाता है लोकसभा में ये 5 साल के लिए। और अगर हम पूछे कि राज्यसभा में, तो राज्यसभा में जो सांसद चुना जाएगा ये 6 साल के लिए चुना जाएगा। संसद के किसी भी सदन के दोनों सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए। संसद के किसी भी सदन मतलब कि लोकसभा या फिर राज्यसभा, तो इसके लिए सही उत्तर ये है कि दोनों अंतरालों के अंतराल पूछा गया है। अगर आप देखेंगे तो
कुल मिलाकर इस तरह समझिए कि पूरे एक साल में 2 बार कराया जाता है। 6 महीने से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। और 6 महीने के गैप वाली जो बात बताई गई है यह आर्टिकल 85 में बताई गई है। यहाँ पे कहा गया है कि 6 महीने के अंदर अंदर दूसरा सेशन शुरू हो जाना चाहिए। लेकिन अगर आप देखेंगे बजट वाले साल में, जैसे कि 2022 है, 2023 है, जब फरवरी में बजट पेश होता है 1 फरवरी को, तो उस बार बजट वाले सेशन को आप देखेंगे तो उसको मिला करके 3 बार सेशन बुलाया जाता है। आज सरकार चाहे तो इसको 4 बार भी कर सकती है, 5 बार भी कर सकती है, कुछ खास कंडीशनों में। अगला है कि लोकसभा के अध्यक्ष के मत को क्या कहा जाता है, बताएं। देखिए यहाँ पे हमने आपको बताया कि 550 लोग हैं, ठीक। पता चला कि किसी दिन वोटिंग हो रही है और यहाँ पर एक जो स्पीकर हैं वो बैठे हुए हैं और केवल 500 लोग इनको छोड़ करके उपस्थित हैं। 500 लोग किसी भी बिल पर वोटिंग हुई, 250 लोग उसके पक्ष में हैं और 250 लोग उसके विपक्ष में हैं। इस तरह की नौबत आ जाती है, तब जो लोकसभा का स्पीकर होता है उनके मत को हम निर्णायक मत कहते हैं। वो जिस भी मतलब कि पार्टी के साथ चले जाएंगे, जिस भी पक्ष के साथ चले जाएंगे, उनकी जीत मान ली जाएगी। तो ऐसा तभी होगा जब केवल एक वोट की ज़रूरत पड़ेगी, जब जो सामने वाले हैं दोनों बराबर हो जाएंगे। जब तक ये बराबर नहीं है तब तक इनके वोट की भी उतनी खास वैल्यू नहीं है। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष निम्नलिखित में से केवल एक हो सकता है, कौन? जो योजना आयोग होता है, जिसका अब जो नाम बन गया है ये नीति आयोग हो गया है। 1950 में योजना आयोग को बनाया गया था और योजना आयोग एक गैर संवैधानिक है, ठीक है। मतलब कि संविधान में इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है, इसको बस एक कानून बनाया गया और योजना आयोग को बना दिया गया। तो जब मोदी सरकार आई तो ये 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदल करके नीति आयोग कर दी। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इसका जो अध्यक्ष होता है पदेन, ये कौन होता है? तो जो भी व्यक्ति प्रधानमंत्री होगा वो ऑटोमेटिक अध्यक्ष हो जाएगा योजना आयोग का। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं एक्स ऑफिसियो। अगला है कि लोकसभा में विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे? लोकसभा में विपक्ष के प्रथम नेता, देखिए विपक्ष का क्या होता है, विपक्ष का नेता बनने के लिए उनके पास लोकसभा में कम से कम 55 मेंबर और राज्यसभा में 25 मेंबर होने चाहिए। ये कहाँ से आया? तो 1/10, मतलब कि लोकसभा में 550 होते हैं तो इसका 1/10 55 हो गया, इसका 250 होते हैं राज्यसभा में तो इसका 1/10 25 हो गया। तो अगर इतने लोग आपके पास हैं तब आपको विपक्ष का नेता बनाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि पहले नेता, तो पहले नेता मतलब 1952 की बात की जा रही है और ये थे ए के गोपालन, ठीक है। ये CPI से थे, कम्युनिस्ट जो पार्टी है उससे थे। लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करना होता है? कहने का मतलब है कि अगर लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र देना चाहें तो किसके नाम से ये लेटर लिखेंगे? ये लिखेंगे भारत के लोकसभा के उपाध्यक्ष को। अगर उपाध्यक्ष को अपना इस्तीफा देना होगा तो ये अध्यक्ष को देंगे, अध्यक्ष को देना होगा उपाध्यक्ष को देंगे। देखिए ये क्वेश्चन कितने बार पूछा गया है और आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण है। संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गंवा देगा यदि वह सत्रों से निरंतर अनुपस्थित रहे। ये गंवा है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर संसद में कोई कितने दिन तक नहीं आएगा तो उसको हटा दिया जाएगा। तो इसके लिए जो सही उत्तर है ये है 60 दिन। 60 दिन तक कोई भी सांसद अगर वहाँ पे प्रेजेंटी नहीं देता है 60 दिन तक लगातार, तो उसको हटा दिया जाएगा। हालांकि अगर आप 60 दिन से ज़्यादा अनुपस्थित रहना चाहते हैं तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी स्पीकर से। अगर आप परमिशन ले लेंगे तो उस कंडीशन में आपको 60 दिन से अधिक की भी छुट्टी मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद के द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है? अभिनव चर्चा प्रक्रिया के बारे में बात की गई है, तो इसके लिए सही उत्तर होगा शून्यकाल। देखिए जो दोनों सदन होते हैं उसमें शून्यकाल होता है और इसको हम 0 आवर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 1960 और 70 के दशक में समाचार पत्रों से इसकी शुरुआत हुई। मतलब कि जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनको उठाने का परमिशन दिया जाता है शून्यकाल में। ये आपको लोकसभा और राज्यसभा दोनों में देखने को मिलेगा। अगला है कि पश्चिम बंगाल की संसदीय सीटें में राज्यसभा में कितनी संख्या है?
जैसे आप देखेंगे कि राज्यसभा में कुल मिलाकर के 250 लोग हैं, तो यहाँ पूछा गया है कि 250 में से वेस्ट बंगाल से कितने लोग चुन करके आते हैं, तो इसके लिए सही उत्तर होगा 16। चलिए आप बताइए कि सबसे ज़्यादा राज्यसभा में संख्या कहाँ से चुन करके आती है, तो यूपी में। कितनी संख्या है, तो 31। यूपी में लोकसभा से कितने लोग चुन करके आते हैं, 80, और ये सबसे अधिकतम है। भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन कौन है? देखिए 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, तो इनमें से कौन सा सदन है जो कि जनता द्वारा निर्वाचित है? यह है लोकसभा, क्योंकि हम लोकसभा का डायरेक्ट चुनाव करते हैं। वैसे तो राज्यसभा जनता के द्वारा ही चुनी जाती है, लेकिन डायरेक्ट नहीं चुनी जाती है, इसलिए आपका उत्तर होगा लोकसभा। FCI असिस्टेंट ग्रेड क्या ये क्वेश्चन है। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? पिछली वीडियो में भी हमने आपको बताया था। यहाँ पर आपने देखा कि लोकसभा में जो 550 या 52 लोग चुन करके आते हैं, इन्हीं में से एक स्पीकर बनाया जाता है, लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है। राज्यसभा में जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वही सभापति होते हैं। ये क्वेश्चन 2 बार SSC में अब तक पूछा जा चुका है। भारत का योजना आयोग किस वर्ष में स्थापित हुआ? अगर आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो आपको क्लियर पता होना चाहिए कि सही उत्तर है 1950, लेकिन अगर डेट के बारे में पूछ लिया जाए तो एग्जैक्ट डेट है 15 मार्च 1950। और ये संसद में अगर आप देखेंगे तो संसद में इसको पास कराया गया। संविधान में इसके बारे में कहीं पर कुछ नहीं लिखा गया है। योजना आयोग का नाम 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग कर दिया गया है। राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होता है? जो राष्ट्रीय विकास परिषद होता है इसमें कई लोग होते हैं, और ख़ास करके अगर आप देखेंगे तो केंद्रीय मंत्री परिषद होता है, योजना आयोग के सभी सदस्य होते हैं, इसके अलावा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। यहाँ पर जो विकल्प मिल रहा है उसके मुताबिक ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करने के साथ ऐप डाउनलोड करके वहाँ पर आप इसकी PDF डाउनलोड कर पाएंगे, और इस तरह के ढेर सारे क्वेश्चनों का आपको वहाँ पे टेस्ट देने को भी मिल जाएगा। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? जो मंत्रिमंडल होता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल, ये सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? उत्तरदायी मतलब कि उत्तर देना जरूरी है। जैसे कुछ भी हो गया तब आपको उत्तर देना जरूरी है, ऐसा होता है लोकसभा के प्रति। पर एक चीज़ आप समझ जाइए कि जो मंत्री होगा ना, ये केवल लोकसभा से नहीं हो सकता, ये राज्यसभा से भी हो सकते हैं। लेकिन भले ही वो राज्यसभा से हों, लोकसभा में भी सवाल पूछा जाएगा तो उनको लोकसभा में जा करके बताना होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा 11 का नाम किस वर्ष दिया गया? देखिए जो लोकसभा है इसको 1954 में हाउस ऑफ द पीपल कहा गया, और आर्टिकल जो 79 है इसके मुताबिक संसद के 3 पार्ट होते हैं। तो यहाँ पर जो आपके लायक उत्तर है ये है 1954। SSC स्टेनोग्राफर C&D ग्रेड का ये क्वेश्चन है। राष्ट्रीय एकता परिषद यानी कि NIC का अध्यक्ष कौन होता है? NIC यानी कि नेशनल यूनिटी काउंसिल, और इसका अध्यक्ष हमेशा और हमेशा कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। MTS का क्वेश्चन है। अगला है कि संसद किसके माध्यम से सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण रखता है? देखिए जो भी खर्च होता है देश का तो उस पर नियंत्रण रखने के लिए कौन होता है, यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। हम जब भी आपको कुछ फैक्ट बता रहे हैं उस समय आपको 2 से 3 सेकंड मिल रहा है, उसी दौरान आप अपना उत्तर बता दिया करिए। ये होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। देखिए होता क्या है कि जो भी सरकार के खर्चे होते हैं उनको ऑडिट करने का काम होता है इनका। ये सरकार के खर्चों को देखेंगे, ऑडिट करेंगे, और ये जमा करेंगे किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट उसको देखेंगे और रखवा देंगे कहाँ पे? लोकसभा में। भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम सही है? मतलब इसमें से 4 लोगों का नाम दिया गया है, कौन पहले आया यही आपको बताना है। बताइए। देखिए अगर आपको सबका टाइम पीरियड पता होगा तो आप आसानी से बता पाएंगे। पहले हम शुरू करते हैं इंदिरा गांधी से। तो इंदिरा गांधी का है 1966 से लेकर के 1977 तक। ठीक है, एक बार रहा, फिर दोबारा भी ये प्रधानमंत्री बने थे। तो यहाँ पे दूसरे लोगों का देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू का तो 1947 से, ठीक है, और 1964 तक। मोरारजी देसाई 1977 से लेकर के 1979 तक। चरण सिंह, तो चरण सिंह 1979 से लेकर के
1980 तक। जब आपको सबका डेट पता होगा तब आप आसानी से सेट कर सकते हैं कि पहले आएंगे जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद इंदिरा गांधी, उसके बाद मोरारजी देसाई और उसके बाद चौधरी चरण सिंह, यानी कि चरण सिंह है ये, तो यानी कि हो गया तीसरा वाला ऑप्शन सही। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है? जो केंद्रीय बजट आता है उससे संबंधित है और ये है कटौती। क्योंकि जब बजट आता है तो आप देखते हैं सरकार बताती है कि हम कहाँ पर कितने का कटौती कर रहे हैं, कितना कहाँ पर दे रहे हैं, तो ये जो शब्द है कटौती, ये बजट से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति संसद की अस्थायी समिति नहीं है? संसद में कई तरह की समिति होती है, इसमें से लोक लेखा होती है, प्राक्कलन होती है, लोक उपक्रम होती है, लेकिन यहाँ पे जो पूछा गया है कि अस्थायी समिति नहीं है, इसके लिए सही उत्तर होगा परामर्शदात्री समिति। ये संसद की नहीं होती है, ये वित्त मंत्रालय की होती है और समय समय पर इसको चेंज किया जाता है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक करिए, फिर बताइए कि आपने 25 में से लगभग कितना क्वेश्चन सही किया, और अगर आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगले वीडियो में हम उसे ज़रूर फॉलो करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।